हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? याद है हम पेस्टल में लिख रहे थे और पेस्टल के अंदर मुझे 6 पॉइंट्स लिखवाने थे। मैं उनके फैक्टर्स लिखवा रहा था, आपको क्या क्या कंसीडर करना चाहिए। जिसमें मैंने आपको लीगल करवाया, जिसमें तो मैंने सारे लॉ बोल दिए, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ, एम्प्लॉय कंपटीशन लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, इंटरनेशनल लॉ। मैंने टेक्नोलॉजी बोल दिया, रिप्लेसमेंट, मैच्योरिटी डेट, असेस और इनोवेशन पोटेंशियल। मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली पॉलिटिकल पार्टी की, स्टेबिलिटी, आइडियोलॉजी, ट्रस्ट फैक्टर उनका, पॉलिसी गवर्नमेंट की, टर्म्स एंड चेंजेस, कब गवर्नमेंट चेंज होती है, टैक्सेशन पॉलिसी, रेगुलेटरी बॉडीज। अब मैं आपसे बात करता हूं एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंट। मैं पहले एनवायरमेंट की बात करता हूं। एक वर्ड होता है एनवायरमेंट इशू। इशू, पहले मेरी बात समझे, एनवायरमेंट इशू क्या होता है, पहले यह मुद्दा समझे। क्या हुआ कि हमारे यहां पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इससे हमारे यहां के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, पानी कम होता जा रहा है। हमने तो कभी नहीं सोचा था 20 रुपए की बोतल मिलेगी पानी की, हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं सोची थी ये बात। अब हमने पेरेंट्स से पूछ दे रहा, उन्होंने भी कभी नहीं सोची थी कि पानी की बोतल में आएगा वो भी थोड़ा 1 लीटर पानी 20 रुपए का। अब हमने नहीं सोचा था अपनी लाइफ में। अब वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहले तो क्या होता था जब हम छोटे थे, जगह जगह पर पानी था। आप बस स्टैंड पे जाते थे तो बस स्टैंड पे जगह जगह पानी। अब पानी लेकिन वैसा वो नहीं है ना, ना कोई भरता उसे, ना कुछ, बोतल सिस्टम है। हाँ, अब है पानी, भर जाता है, चलते हैं बारिशों में। अब आप मेरी बात समझे। अब इशू, अब ये इशू क्या है कि रिसोर्सेज कम होने का, पॉपुलेशन। तो मुझे सबसे पहले एनवायरमेंट इश्यूज देखने चाहिए, इशू क्या है। दूसरा, हैजर्ड्स। हैजार्ड्स पहले समझो क्या है। खतरा, खतरा, एनवायरमेंट का खतरा क्या है, इसका नाम है डेंजर ही कह लो आप इसे। जैसे कहीं पर तूफान आते हैं, कहीं पर भूकंप आते हैं ज्यादा, तो आपको बिजनेस सेटअप करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि वहां पे खतरे क्या हैं। तो ये सब एनवायरमेंट इश्यूज है। एनवायरमेंट इश्यू, पॉपुलेशन का बढ़ना, हजार मतलब जैसे भूकंप वगैरह। तीसरा, लेजिस्लेशन, मतलब आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे अब अगर ओजोन लेयर खराब होगी, ओजोन लेयर मतलब यहां से पोल्यूशन होगा, धुआं आ जाएगा, तो हमारा ओजोन लेयर खराब हो जाएगी। अगर ओजोन लेयर में ना छेद हो जाएंगे, अगर उसमें छेद हो गए तो जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ज्यादा तेजी से आएगी और जला देगी आदमियों को, टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। अब ओजोन लेयर से जब वो ओजोन लेयर टूटेगी तो ऐसा थोड़ी ना खाली इंडिया जलेगा, पूरा वर्ल्ड जलेगा, पृथ्वी पूरी जलेगी ना। तो सभी देश इस बारे में बड़े चिंतित है, इसीलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है और ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उन्होंने सभी देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसमें ऐड हो गए। अब मेरे को लगता नहीं कोई पाकिस्तानी देश ऐड हुए होंगे, कारण इन्होंने तो बम फोड़ फोड़ के और प्रदूषण करना है। मेरी बात समझ, हाँ, तो मुझे लगता नहीं वो हुए होंगे। तो आप मेरी बात समझे, आप लोगों को उस ध्यान देना चाहिए, क्या इन्वायरमेंट के कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है हमारे। जैसे ये अब अगर जिन फैक्ट्रीज में ज्यादा धुआं होता है, उन फैक्ट्रीज के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से बंदे आते उसे रुकवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अब तो कुछ सिस्टम बना रहे हैं, इंडिया से टोटल कितना धुआं जा रहा है ये देख पाएंगे हम। यार इंडिया से धुआं जा रहा है, वो फैल जाता है, अब वो पाकिस्तान की तरफ भी चला जाता है, पता थोड़ी चलता पाकिस्तान ने धुआं किया हमने किया। हाँ, मेरी बात समझ में आई। इशू, खतरे, लिटिगेशन, कंजम्पशन, आप एनर्जी कंज्यूम कितनी कर रहे हैं, कंज्यूम कितनी कर रहे हैं। वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल में समझे, आजकल लोग समुद्र में बह के जा रहे हैं गंद, सारा गंद इकट्ठा होता है, सब नदियां नाले समुद्र की तरफ भाग रहे हैं। ओ भाई, उस समुद्र का क्या करोगे तुम, और वो खाली इंडिया का समुद्र थोड़ी ना खराब होगा,
पूरे वर्ल्ड का समुद्र खराब होगा, पक्का। तो ये सब इन्वायरमेंट इश्यूज है जो आपको देखने चाहिए। तो मैं इसके आगे वर्ड लगा देता हूं सिर्फ इन्वायरमेंट इशू। और ये लगाता हूं एनर्जी कंजम्पशन। आपका देश कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? आप सारे देशों के ऑक्सीजन खींचे जा रहे हो बात समझ में आ रही है? आप जहां पे कंजम्पशन होगी ऑक्सीजन आती जाएगी, बाकी देशों की खींचे जा रहे हो। एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट डिस्पोजल, याद हो जाएंगे। इकोनॉमिक वेक्टर में मुझे क्या देखना चाहिए? ये पहला तो मैं कर ही चुका, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट, अभी बताया था ये तो एग्जांपल में। इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट, इसी में बड़े सारे बताए थे जो डिसीजन को इफेक्ट करते थे। पर कैपिटल इनकम, इन्फ्लेशन, याद है? सारे लिख सकते हैं हम। इन्फ्लेशन, स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग मतलब पर कैपिटल इनकम, स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, खर्च करने की उनकी ताकत, पर कैपिटल इनकम। मार्केट एंड ट्रेड साइकिल, अब सोशल फैक्टर क्या थे? एक तो मैंने बताया था श्राद्ध, याद है आपको? सोशल फैक्टर है, कस्टम है हमारे यहां का कि हम लोग नहीं खरीदते श्राद्ध के दिनों में। क्या? हाँ, नवरात्रों में प्याज नहीं खाते। सोशल में रिलीजियस फैक्टर, ये तो समझ में आ गया ना भाई, श्राद्ध में हम खरीदते नहीं सामान, रिलीजियस फैक्टर है हमारा। पर अंग्रेज तो खरीदते हैं, अंग्रेजों को श्राद्ध थोड़ी ना होता उनका। बात समझ में आ गई? बाकी कंज्यूमर एटीट्यूड, जो कंज्यूमर है उनके एटीट्यूड डिपेंड करते हैं कि वो कैसा सामान खरीदेंगे। कंज्यूमर बाइंग पैटर्न, मीडिया व्यूज, लाइफस्टाइल ट्रेंड, ये सब फैक्टर्स है। मैं पेस्टल एनालिसिस पूरा करवा चुका, एक बात रह गई इसमें, और वो पता क्या? ऊपर जो 5-6 लाइनें 10 लाइनें छोड़ी थी, यहां क्या लिखना होगा? 10 लाइनें आपने जो छोड़ी हैं उसमें क्या लिखना होगा, ये एक मुद्दा रह गया है। मैं उन 10 लाइनों में आपको बताना चाहता हूं, मैं उन 10 लाइनों में क्या लिखूंगा। पेस्टल की 10 लाइनों में मैं क्या लिखूंगा? पेस्टल एक टूल है, पेस्टल एक फ्रेमवर्क है। पेस्टल क्या है? पेस्टल एक टूल है, पेस्टल एक फ्रेमवर्क है। किस लिए यूज होता है ये? ये किस लिए यूज होता है? मैक्रो एनवायरमेंट को एनालिसिस करने के लिए, मैक्रो एनवायरमेंट को एनालिसिस करने के लिए। मैं पहले तो ये एक लाइन ये लिखूंगा, एक लाइन ये लिख दूंगा। ये एक टूल है मैक्रो एनवायरमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए, ये एक फ्रेमवर्क है मैक्रो एनालिसिस को वो करने के लिए, बोलो ना, एनालाइज करने के लिए ये यूज किया जाता है। बिजनेस एनवायरमेंट को एनालिसिस करने के लिए, बस यही वाली बात है, बिजनेस एनवायरमेंट को एनालिसिस करने के लिए जिसमें बिजनेस चल रहा है,
एक ही बात है या तीनों में? ये एक टूल है मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए, ये एक फ्रेमवर्क है मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने के लिए, ये यूज किया जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने के लिए जिसमें बिजनेस चल रहा है, जिसमें भी है ये असेस करता है, जिसमें बिजनेस चल रहा है उस एनवायरनमेंट को असेस करता है, ये एनालाइज करता है। बात है कि क्या बताओ, इसमें असेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पहले इसका नाम सिर्फ पेस्ट था। हाँ, इसमें 4 ही थे। अब इसका नाम, फिर इसमें 2 और ऐड कर दिए गए, एलई। फिर मैं ये लिख दूंगा इनको क्या क्या नाम है, खत्म। मुझे देखो अभी ना क्या होता है कि ये लाइनें लिखनी अब आसान है, अगर मैं पहले कहता तो ये बड़ा मुश्किल सा हो जाता। ये एक टूल है मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए, ये एक फ्रेमवर्क है मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए, ये यूज किया जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट देखने के लिए कि जिसमें बिजनेस ऑपरेट करेगा। इसका पहले नाम पेस्ट था, फिर बाद में इसमें 2 चीजें और ऐड कर दी, एलई, फिर इसका नाम पेस्टल बन गया। चले, मुझे पता है अब आप क्या कहेंगे, ये 10 की 10 लाइनें हमें लिखवाओ और पेस्टल को खत्म करो। बेटे आओ, हमें क्या है, अभी पेस्टल को खत्म किया। सर हम बड़े दुखी है, वो तो तुम हो। पेस्टल ए टूल टू एनालाइज मैक्रो एनवायरनमेंट, a tool to analyze macro environment। अब आगे, the term pastel is often used to describe a framework for analysis of macro environment। फैक्टर्स। आगे, पेस्टल यूज किया जाता है, याद है ना, बिजनेस के अंदर असेस करने के लिए जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं। उस मूर्ख को देखो, उसकी चैटिंग नहीं खत्म हो रही, अब मैं क्या करूं बताओ। फिर ये कहते हैं हमें डांटते हैं। पेस्टल इज फ्रिक्वेंटली यूज, मैं किसी के घर पे फोन करना पड़ेगा मुझे, मैं एक ही बात बोलूंगा। मैं वो ये कह रहा था कि पैसा बहुत है, हमने क्या करना है पढ़ के, पापा ने बहुत नोट छाप रखे हैं, यही बात बोलूंगा सीधा, फिर देखियो तू। यूज टू असेस द बिजनेस इन्वायरमेंट, ऐसी लगानी पड़ेंगी मुझे बातें। नहीं, इसने एक दिन कहा था मेरे को, क्या था, इसने कहता कोई टेंशन नहीं है मुझे। in which a firm operates। अब की बात तो मेरे को ऐसा लग रहा है ऐसी 2-4 बातें लगानी चाहिए, तब बच्चे पढ़ेंगे, घर जाते पिटाई शुरू। पेस्टल ए टूल टू एनालाइज द मैक्रो एनवायरनमेंट। ये देखो इसे चुगली कहते, तू कब चुगली करता है सारा दिन, जिसके साथ बैठ जाए उसके चुगली शुरू। द टर्म पेस्टल इज ऑफ्टन यूज्ड to describe a framework for analyze the macro environment factors। Pastel is frequently used to assess the business environment in which firm operates। पहले इसका नाम क्या था, अब वो वाली बात लिखेंगे। अब देखो, अब लिख के देखना कैसे, क्या लिखूं इसमें बताना। इसका नाम पहले पैस था, बस। पॉलिटिकल
इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजी, पेस्ट एनालिसिस was in the name of framework in the past, was the name of, was the name to the framework, to the framework in the past. अब देखिए ये लाइन ऐसे लिखनी होगी तो नंबर मिलेंगे, इससे मिलती जुलती लिख जाएगी तब नंबर मिल जाएंगे। ऐसे लिखे हो इसका नाम पहले पेस्ट था अब पेस्टल हो गया है, कोई नंबर नहीं, 0 नंबर, चल साइड में हो। लाइन तो बात तो वही है, बात में कोई चेंज नहीं है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी एनालिसिस, फ्रेमवर्क इन द पास्ट। आगे however later, बाद में, the framework has been expanded to include environment and legal factor as well. And legal factor as well. अब लाइन बनेगा, अब बनेगा, या ये लिख के आना है मुझे। अब इसमें से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, लेकिन इससे कुछ तो मिलता हो। आप सोच के देखो, मैंने आपको समझा दिया था अभी कि जी पुराना नाम पेस्ट था, पेस्टल हो गया। आप इसकी बजाय अगर सोचो ये ना पढ़ाओ, लिखोगे क्या? आप यही लिखाओगे, ओल्ड नेम इज पेस्ट, अब नया नेम इज पेस्टल। लेकिन लिखना ऐसा चाहिए थोड़ा बहुत, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजी, पेस्ट एनालिसिस वाज द नेम टू द फ्रेमवर्क इन द पास्ट। अब however later the framework has been extended to the including environment and legal factor as well. क्या? कहाँ पे? ओ चलो कोई नहीं, फ्रेमवर्क लिख दिया, फ्रेमवर्क लिख लो। अब दुखी कर रहे हो, भावनाएं तो देख लो कम से कम मेरी। द फ्रेमवर्क, या भी फ्रेमवर्क लिख दिया, द फ्रेमवर्क, ठीक है। अब आगे चलो। अब इसमें मैं इन्हीं पांचों एक्टिविटीज के नाम लिख दूंगा कि ये पांचों एक्टिविटीज थी क्या क्या, ठीक है। चलो लिखो एक बार, लिखो। पेस्टल एनालिसिस involves identifying the, सारे फैक्टर के नाम लिख लो। देखो ये है कुछ नहीं, 12 फैक्टरों के नाम लिख लिखे पागल बना रही है। द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और कुछ हो ना याद तो करा ही देते हैं। इकोनॉमिक, सोशल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजी, लीगल एंड एनवायरमेंट। ये सब इन्फ्लुएंस करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब
इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, एंड प्रोवाइडेड वे ऑफ स्कैनिंग द एनवायरमेंट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ये सब स्कैन करते हैं एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस को, लाइकली that have effect on the organization, that have effect or likely to affect an organization. ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ये समझने में सिंपल है और क्विक अंडरस्टैंड हो जाता है। लिखिए, द पेस्टल एनालिसिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, simple to understand and quick to implement, quick to implement। खत्म। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, यार मैं कह रहा हूं फिर बार बार एक ही बात, यार आपके बिना मेहनत के तो नहीं हो सकता कुछ भी। आओ बच्चों चले आगे, आप हो बड़ी इंटेलिजेंट, मैं आपके सामने क्या बोलूं, आप मूर्ख नंबर 1। आप बिल्कुल मूर्ख बच्चे, मूर्खों का मैं क्या करूं। चलो मैंने आप लोगों को अब करवा दिया, मेरा ये 5वां टॉपिक चल रहा है, 6 टॉपिक है, मेरा 5वां टॉपिक चल रहा है। 6ठा टॉपिक तो है ही 1 पॉइंट का, नहीं 5वां टॉपिक के तो 3 पॉइंट है ना, 5वां टॉपिक चल रहा है, हमारा 5वां टॉपिक चल रहा है। 5वें टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं अभी तक टाइप ऑफ एनवायरमेंट, जिसमें मैं इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो और पेस्टल, मैक्रो को एनालाइज करने के लिए, मैक्रो को एनालाइज करने, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है किसको एनालाइज करता है, मैक्रो को, पेस्टल। ठीक है, अब मैंने करना है इंटरनेशनली, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होते हैं, इंटरनेशनल एनवायरमेंट क्या होता है, और हम क्यों जाना चाहते हैं इंटरनेशनली। मैं अपना पहला क्वेश्चन यही करूंगा कि हम इंटरनेशनली जाना क्यों चाहते हैं, मुद्दा क्या है, क्या परेशानी है आपको इंडिया में जो आप इंटरनेशनली बिजनेस लेकर जाना चाहते हैं। तो मैं अब डिस्कशन स्टार्ट करूंगा कि हम लोग इंटरनेशनली क्यों जाना चाहते हैं, क्यों हम ग्लोबली जाना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन उठता है, व्हाई बिजनेस गो ग्लोबल, हम ग्लोबल क्यों होना चाहते हैं। आओ मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं कि हम ग्लोबल क्यों होना चाहते हैं। आप देखो आपको क्या क्या बातें लगती है कि हम ग्लोबल क्यों होना चाहते हैं। 8 पॉइंट कराने मैंने जिसके आपके 8 कारण बताओ कि हम बिजनेस को ग्लोबल ले लेके जाना चाहते हैं। ग्रोथ, वेरी गुड क्वेश्चन, नीड टू ग्रोथ, पहला पॉइंट मैं यही लिखवाऊंगा, नीड टू ग्रोथ। अंदर बातें 1-2 तो लिखवाऊंगा ही खाली, लेकिन मेन पॉइंट यही होगा, नीड टू ग्रोथ, हम ग्रोथ में जाना चाहते हैं। दूसरा, यस हमारे यहां पर कंपटीशन ज्यादा है और हमें लगता है कि जो ग्लोबल में है वहां पे इतना कंपटीशन नहीं है। तो रियलाइज दैट डोमेस्टिक मार्केट आर, नहीं ऐसे लिखो ना, रियलाइज दैट डोमेस्टिक मार्केट
मार्केट आर नॉट एडिक्वेट। हमें ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ज्यादा कंपटीशन है। नहीं, हमारी मार्केट में डोमेस्टिक में ज्यादा कंपटीशन है और ग्लोब में कंपटीशन कम है। और रीजन बताओ। यस, वो करिए टेक्नोलॉजी। रैपिड श्रिंकेज हुई है टाइम और डिस्टेंस की टेक्नोलॉजी की वजह से। हमें पैसे बड़े आराम से फ्लो हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी हो गई है, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छे हो गए हैं। इस वजह से हम ग्लोबल जाना चाहते हैं। रैपिड श्रिंकेज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। हम ग्रो करना चाहते हैं। रैपिड श्रिंकेज हो गई है टाइम और डिस्टेंस में, क्योंकि अभी आपने डिस्कशन की कि टेक्नोलॉजी हो गई है। मैं इसमें कहूंगा कम्युनिकेशन बेटर हो गए हैं और डिस्टेंस, वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से डिस्टेंस कम हो गया है और पैसे का फ्लो जल्दी हो जाता है। तो ठीक है, शॉर्टेज सब कुछ हो गई, ये टेक्नोलॉजी ने कर दिया है। हमें लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है और यहां कम है। और बताओ। चीपर सोर्स, वेरी गुड, नकल तो नहीं मारी। हाँ, ये गलत बात है, ये बड़ी गलत बात है। नीड फॉर रिलायबल एंड चीपर सोर्स। हमें लगता है, अब जैसे आप चाइना है, चाइना में बिजनेस खोलने का फायदा है, वहां पे लेबर सस्ती है, चीपर सोर्स है। अब अगली बात आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो अब उसमें तो खैर मैं क्या, वो जहां पे बम फुटते, तालिबान में तो खैर क्या बिजनेस सेट करूंगा मैं, रहने दे। वापस आ गया मैं वापस आ गया तालिबान से नहीं गया यार। मुझे लगा कि वहां की लेबर तो सस्ती होगी, जब वहां पे 7 दिन बम फुटते हैं तो लेबर तो सस्ती होगी वहां की। हाँ, बाकी ठीक है, बम फुटते बाकी हाँ, वहां बम का बिजनेस खोल सकते हैं। ऐसे ही ले जाएंगे वो बम, तू सोच रहा बेचूंगा, वो आएंगे फैक्ट्री से निकाल के ले जाएंगे। हमारा फॉरेन में बिजनेस है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बड़ी ज्यादा पड़ती है। हम इंडिया से सामान भेजते हैं, इंग्लैंड भेजते हैं। हमने इंग्लैंड में ही अपना प्लांट लगा दिया कि वहीं सामान बनेगा, वहीं बिक जाएगा। अगर सेटअप ओवरसीज प्लांट टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सेटअप ओवरसीज प्लांट टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मैं काम करता हूं, पहले तो मुझे इसके बारे में भी याद होगा ना, आपको लाइनें लिखनी पड़ेंगी। वाई बिजनेस गो ग्लोबल, लगभग 7 लाइनें तो मैं उसके लिए छोड़ूंगा। अब आपकी मर्जी, जितना छोड़ना है आपने, ठीक है। 7 एक लाइनें छोड़ूंगा जिसमें तो मैं ये लिखवाऊंगा वाई बिजनेस गो ग्लोबल। उसके बाद पॉइंट बनवाऊंगा जिसमें मेरा पहला पॉइंट होगा नीड टू ग्रोथ। हम ग्रोथ चाहते हैं। मुझे ये बताओ इसमें लिखूंगा क्या? नीड टू ग्रोथ में क्या लिखूं? अब बताओ ना मुद्दा, नीड टू ग्रोथ में क्या लिखूं? हम ग्रोथ चाहिए, बस बताओ क्या लिखूं। पहली बात, ये सबसे पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन है कि हम ग्लोब करना चाहते हैं क्योंकि हम ग्रोथ चाहते हैं। दूसरा, ये बेसिक नीड है हर बिजनेस की। हर बिजनेस चाहता है ग्रो करना, तो हम भी ग्रो करना चाहते हैं। ये हर बिजनेस की बेसिक नीड है। ग्लोब के अदर पार्ट्स में अपॉर्चुनिटी नजर आती हैं। ग्लोब के अदर पार्ट्स में, एक पार्ट में तो तुम हो ही हो, आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कि आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। आप अपने ऑपरेशन को ग्लोबलाइज करना, तो अपने इसको ग्लोबलाइज करना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं पहली लाइन तो ये लिखूंगा, नीड टू ग्रो। हम ग्रो करना चाहते हैं कि ये फर्स्ट रीजन है, हर बिजनेस की बेसिक नीड है, और हमें ग्लोब के अदर पार्ट में अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि हम ग्रो हो सकते हैं। रैपिड श्रिंकेज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस में क्या लिखूं? पहली बात, कम्युनिकेशन लिख देता हूं कि फास्टर कम्युनिकेशन हो गया है। एक तो रीजन ये है
फास्टर कम्युनिकेशन हो गया है। दूसरा, स्पीड ट्रांसपोर्टेशन हो गई है, स्पीडर ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा, फाइनेंशियल फ्लो, यूपीआई करो, ये करो, पैसों का एकदम फास्ट लेन देन हो गया है। ठीक है, फाइनेंशियल फ्लो ऑफ कैश ग्रो, फाइनेंशियल फ्लो ग्रो हो गया है, बड़ी बड़ी स्पीड से पैसे आते जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। टेक्नोलॉजीज चेंज हो गई हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इन सब से टाइम और डिस्टेंस कम और श्रिंकेज हो गई है, इसलिए हम ग्लोबल जाना चाहते हैं। फास्टर कम्युनिकेशन, स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल कैश फ्लोज ग्रो, टेक्नोलॉजी चेंजेस, इन सब से टाइम और डिस्टेंस कम हो गया है। बेटे आवाज तो ना आए प्लीज, कम से कम। इससे टाइम और डिस्टेंस कम हो गया है, इसलिए हम ग्लोबल जाना चाहते हैं। पहला याद हो गया, नीड टू ग्रो, फर्स्ट रीजन है बेसिक नीड है, हमें अदर पार्ट में अपॉर्चुनिटी नजर आती हैं। दूसरा, रैपिड श्रिंकेज ऑफ टाइम, फास्टर कम्युनिकेशन हो गई है, स्पीडर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फाइनेंशियल फ्लो ग्रो हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, जिससे डिस्टेंस कम हो गया। अगला, डोमेस्टिक रियलाइज दैट डोमेस्टिक मार्केट आर नॉट एडिक्वेट, क्या लिखो इसमें, कंपटीशन। हमें दिखता है कंपटीशन डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा है, हम ग्लोब में इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, बस यही बात लिखूंगा इसमें। ठीक है, नीड फॉर रिलायबल एंड चीपर सोर्स, अब हमें रॉ मटेरियल सस्ता चाहिए, हमें लेबर सस्ती चाहिए, ये वाली बात समझ में आ गई, इसलिए हम बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं लिख दूंगा इसमें, कई कंट्रीज में जो व्यक्ति हैं वो ज्यादा टैलेंटेड है, हम उनके टैलेंट का फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में लोग टैलेंटेड है, मेरे को दिख रही है, तो लोग टैलेंटेड है, लोग फायदा उठाना चाहते हैं आपके टैलेंट का, वास्ट टैलेंट को यूज करना चाहते हैं। लग रहा है ना आपको टैलेंटेड, फीलिंग आ रही है आपके अंदर, आप ही की बात चल रही है ये। हम शिफ्ट करना चाहते हैं वास्ट टैलेंट जहां पर अवेलेबल है, जहां पर वास्ट टैलेंट अवेलेबल है। चार कारण हो गए, पहले चार लिख लेता हूं, फिर चार समझा दूंगा, चार लिख लेंगे, चार जगह के थोड़ा सा दिल को तसल्ली होती है, चार ही पॉइंट रहेंगे। अब नीड टू ग्रो, दूसरा रैपिड श्रिंकेज ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, रियलाइज दैट डोमेस्टिक मार्केट आर नॉट एडिक्वेट, नीड फॉर रिलायबल एंड चीपर सोर्स। चार पॉइंट करते हैं ना, अब चार करेंगे, मैं नहीं, ना मेरा दिल नहीं कर रहा, चार करूंगा पहले। आगे लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, वाई डू बिजनेस गो ग्लोब, क्या सब, वाई डू बिजनेस गो ग्लोब, वाई डू बिजनेस गो ग्लोबल। बुक दे दो इसको, बुक दे दो, हाँ बुक दे दो इसको। आंसर पहले कम से कम 7 लाइनें छोड़ देंगे, मेरे को नहीं पता, ज्यादा रह सकती है, कम रह सकती है, मैंने लिखवानी है। लिखो, देयर आर several reasons why companies go global. कंपनी क्यों ग्लोब में जाना चाहती है? these are explained as follow. There are several reasons.
why companies go global, these are explained as follow. Explained as follow. हम आपको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. पहला क्या रीजन था? पहला बताओ भाई. एक्सपेंशन चाहते हैं, पहला रीजन है, और सबकी बेसिक नीड है. हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी नजर आती है अदर ग्लोबल पार्ट्स में. ये लिखूंगा. फर्स्ट एंड foremost reason is the need to grow. The first and foremost reason is the need to grow. यह सबसे पहला कारण है कि हम ग्रो करना चाहते हैं. It is basic need of every organization. This is basic need of every organization ये बेसिक नीड है हर ऑर्गेनाइजेशन की. This is basic need of every organization. बेसिक नीड. और हमें नजर आती हैं अपॉर्चुनिटीज. ऑफ्टन फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज in the other parts of the globe. Finding opportunities. Opportunities in the other part of the globe. हमें दूसरे पार्ट्स के ग्लोब में अपॉर्चुनिटी नजर आती हैं, इसलिए हम ग्रो करना चाहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंड देयर बिजनेस और ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशन. और globalized their operations. Extend their business और globalize their operation. पहला पॉइंट हो गया. ये सबसे पहला रीजन है. बेसिक नीड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू ग्रो. वैसे इसको ये मेन पॉइंट है, नीड टू ग्रो. हम ग्रो करना चाहते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज नीड टू ग्रो. बेसिक नीड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज द ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज इन द ग्लोब होना चाहिए, मतलब ऑफ द ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंड बिजनेस एंड ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशंस. दूसरा बोलो क्या लिखना है? रैपिड श्रिंकेज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस. पता है ना, फास्टर कम्युनिकेशन, स्पीडर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इनकी वजह से हो गया है. आओ, देयर इज रैपिड श्रिंकेज ऑफ rapid shrinkage rapid shrinking of time and distance across the globe
because of faster communication, speeder transportation, growing financial flow of funds, growing financial flow of funds, and rapid technology changes, and rapid technology changes. Logical changes. क्लियर? तो यहां तक बात आ गई. अब मैं अपनी तीसरी बात को लिखने जा रहा हूं. हमें डोमेस्टिक मार्केट की जगह डोमेस्टिक एडिक्वेट नहीं लग रही डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि कंपटीशन है. आ जाओ. थर्ड, इट इज बीइंग realized that the domestic market are no longer adequate. आपको लगता है डोमेस्टिक मार्केट ज्यादा नहीं है. द कॉम्पिटिशन प्रेजेंट्स डोमेस्टिकली, द कॉम्पिटिशन प्रेजेंट्स डोमेस्टिकली may not exist in some of the international markets. Some of the international markets. The competition present domestically may not exist in some of the international market. International markets. ठीक है. आगे चौथा पॉइंट क्या होगा? हमें चीपर सोर्स चाहिए. हमें लगता है रॉ मटेरियल और लेबर कहीं से हमें चीपर मिल सकती है, और हम वास्ट एक्सपीरियंस जहां पर है, टैलेंट जहां पर है, वहां पे शिफ्ट करेंगे. लिखिए फोर्थ पॉइंट. देयर कैन बी varied other reasons such as need for reliable or cheaper sources of raw material, cheap labor, etc. Cheaper source of raw material, cheaper. और क्या लिखो इसमें लाइन कि हम वहां शिफ्ट करेंगे जहां पर हमें वास्ट एक्सपीरियंस वाले लोग नजर आ रहे होंगे. मैनी फॉरेन बिजनेसेस
foreign businesses shift and set up some of their operations to take advantage of the availability of vast pool of talent। आपकी बात चल रही है ना अभी ये, या नहीं? आप ही किए बच्चों, अब मजाक लग रहा है आपको। ऑफ एबिलिटी ऑफ वास्ट पूल ऑफ टैलेंट। पांचवा पॉइंट क्या था? सेटअप ओवरसीज प्लांट टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप मेरी बात समझे, हम लोग सामान बेच रहे हैं, मान लो, हाँ इसको पता नहीं कौन कौन से एरिया में जाना है, मेरे को इसका एरिया नहीं समझ में आते। मान लो हम अमेरिका में सामान बेच रहे हैं, अमेरिका में हमारा शोरूम है बेडशीट सेल करने का, हम इंडिया से सामान भेजते हैं बेडशीट्स और वहां बेचते हैं। अब हमें लगता है कि बड़ा ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, क्यों ना जहां हम बेडशीट बेचते हैं मार्केट के बिल्कुल नजदीक ही अपनी फैक्ट्री ओपन कर ले, वहीं बनाएंगे और बेचेंगे, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा। सेटअप ओवरसीज प्लांट टू रिड्यूस हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसलिए हम ग्लोबल जाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5, कंपनी ऑफ्टन सेटअप ओवरसीज प्लांट plants to reduce high transportation costs it may cheaper to produce, it may cheaper to produce near the market to reduce time and cost, to reduce time and cost। चल ले भाई, to reduce time and cost involved in the transportation, involved in the transportation, involved in the transportation। कोई डाउट बच्चों यहां तक? अब तक हम कर चुके 5 पॉइंट। कौन कौन से 5 पॉइंट कर चुके मुझे बताना एक बार फटाफट फास्ट, कि हम ग्लोबल क्यों जाना चाहते हैं। कौन कौन से 5 पॉइंट कर चुके जल्दी बताओ। क्या? नीड टू ग्रो। दूसरा पॉइंट, नीड टू ग्रो के बाद श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। तीसरा पॉइंट क्या कर चुके आप?
हमें डोमेस्टिक मार्केट इनएडिक्वेट लग रही है, एडिक्वेट नहीं लग रही। डोमेस्टिक मार्केट नो लॉन्गर एडिक्वेट। चौथा पॉइंट कौन सा कर चुके हैं हम लोग? क्या? रिलायबल और चीपर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड, और साथ में इसके वास्ट एक्सपीरियंस वाले भी। आगे अगला पॉइंट, सेटअप ओवरसीज प्लांट टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सेटअप ओवरसीज प्लांट टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप एक बात बताओ, देखो मैंने लिखा, ये आपको ना रफ कॉपी लेकर बैठनी चाहिए। अब ये मैंने लिखा, यार मुझे तो याद हुआ, मैंने एक बार पहले आपको समझाते टाइम बोला, फिर उसको लिखवाया, फिर अब मैंने लिखा और बोल तो रहा हूं आपके साथ साथ, तो मुझे कैसे याद नहीं होगा? आपकी प्रॉब्लम ये, आप उसमें मेहनत कम कर रहे हैं। आपको मेरे बराबर वाली मेहनत करनी होगी। अब ये मैंने लिखे पांचों वर्ड, मुझे याद हो गए बड़े अच्छे से, आपने सिर्फ बोले हैं। और कम से कम आप, अब किसी बच्चे को ना ये एक ही बार में झटके में याद आ गए होंगे पांचों पॉइंट, और किसी को याद नहीं आए होंगे बोलते टाइम। अब वो भी कारण है, उसका ध्यान कितना था उस बात पे। अब मेरे पास 3 पॉइंट और है, मैं 3 पॉइंट और करूंगा, 6th, 7th और 8th। मैं 3 पॉइंट और बताऊंगा कि हम क्यों ग्लोबल करना चाहते हैं। मैंने कर लिया कवर कि हम क्यों ग्लोबल करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं और क्या लगता है। एक्सपोर्टर को लगता है, एक्सपोर्टर को लगता है ऐसा, क्या लगता है एक्सपोर्टर को? एक्सपोर्टर को लगता है कि जो फॉरेन मार्केट है, जो फॉरेन मार्केट है वो ओपन हो चुकी है। मतलब फॉरेन मार्केट में गवर्नमेंट ने परमिशंस दे दी हैं और हम बड़े आराम से वहां पर जा सकते हैं। फॉरेन मार्केट ओपन हो गई हैं या ग्रो हो गई हैं। मतलब तालिबान में अब तक कोई सामान नहीं खरीद रहा था, सूखी रोटियां खा रहे थे, अब वो ग्रो हो गए, वो समझ गए हैं कि सूखी रोटियां और गोलियां चलाने का क्या फायदा, काम करो पनीर खाओ। मेरी बात से बकरियां पाल रहे थे, समझ में आया? नहीं वैसे पालो, बात समझ में आ रही है आपको? तो फॉरेन मार्केट ओपन हो गई है, मान लो तालिबान ने युद्ध बंद कर दिया है, ग्रो हो रही है, ऐसा हमें फील हो रहा है। एक्सपोर्टर को लगने लग गया है कि फॉरेन मार्केट ओपन हो गई है और ग्रो हो गई है। फिर वो क्या करता है एक्सपोर्टर, अगर उसे ऐसा फील होता है तो वो क्या करता है? वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए, सेल इंक्रीज करने के लिए, बेटर कैश फ्लो करने के लिए, पैसे ज्यादा लेने के लिए, वो अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, बेटर कैश फ्लो करने के लिए ओवरसीज में, मतलब फॉरेन में प्लांट लगाता, ओवरसीज प्लांट लगाता है। ओवरसीज प्लांट लगाता है मतलब फॉरेन वाले प्लांट लगाता है जो बड़ी हाई स्पीड के होंगे, वो ओवरसीज प्लांट लगाता है। वो फॉरेन में सेल ब्रांचेस सेट करता है, सेल्स ब्रांचेस बनाता है। बस ये हो गया। एक्सपोर्टर को लग रहा है कि फॉरेन मार्केट ओपन हो गई है या ग्रो हो गई है, तो वो अपनी सेल और बेटर कैश फ्लो करने के लिए ओवरसीज प्लांट लगाता है और सेल्स ब्रांचेस बनाता है। मेरी बात समझ में आ गई? 7th पॉइंट के अंदर बड़ी अजीब सी बातें हैं। अजीब सी क्या, कई बातें हैं, सब अलग अलग ही हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर खत्म हो गए हैं। इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर खत्म। पहले हम ट्रेड करते थे, बड़े सारे बैरियर लगे थे, गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी थी, गवर्नमेंट ने मना करके कहते आराम से करो। प्राइवेटाइजेशन हो गया है, मतलब जैसे हमारे इंडिया में हो रहा है कि हर चीज प्राइवेट होती जा रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम हो गया है।
कम हो गया है डिसीजन मेकिंग में। जैसे अब पहले ना बिजली का रेट जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, इसका रेट हमारे हरियाणा में कम क्यों था? गवर्नमेंट के रूल थे कि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है तो इसके रेट ऐसे नहीं होने चाहिए, इतने रुपए की, चाहे आपको घाटा हो या फायदा हो। तो बिजली डिपार्टमेंट हमेशा ये दिखाता मुझे घाटा है, मुझे घाटा है, मुझे घाटा है। अब गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने छोड़ो, अपना डिसीजन खुद लो। पहले ना 5-5 साल तक लोग बिल नहीं भरते थे, लाइट चलती रहती थी, कोई मीटर नहीं उखाड़ता था, 5 साल बाद उतारते थे मीटर। अब 2 महीने बाद आपका मीटर उखाड़ के ले जाते हैं कि 2 महीने में आप कितना बिल मार लोगे उसका। मेरे उधर से पहले तो लाइट काटने के लिए भी ना वहीं घर के बाहर आते थे, घर के बाहर आते थे लोग, मारते थे, तो काट के देख हमारी लाइट। अब तो वो आते ही नहीं, तो वहीं से काट देते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इंटरेस्ट ट्रेड बैरियर खत्म हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन हो गई है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम हो गया है, ट्रेड ट्रैफिक, ट्रेड टैरिफ, ट्रेड टैरिफ्स कम हो गए हैं, मतलब व्यापार के शुल्क, ट्रेड टैरिफ, व्यापार शुल्क कम हो गए हैं, कस्टम बैरियर कम हो गए हैं, कस्टम बैरियर्स कम हो गए हैं। तो ये मेरा 7वां पॉइंट होगा। क्या हो गया? पहला पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर खत्म हो गए हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गई है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं है, ट्रेड टैरिफ्स कम हो गए हैं, कस्टम बैरियर्स कम हो गए हैं, ये सारी बातें हो गई हैं। आखिरी पॉइंट, 8वां पॉइंट, आजकल अलायंस होने लग गए हैं। हमें खतरा रहता था कि मैं वहां पे बिजनेस करूंगा, डूब जाऊंगा, वहीं के लोगों के साथ अलायंस हो जाते हैं, हमारे फर्मों के अलायंस होने शुरू हो गए हैं, इसलिए हम ग्लोबल जाना कर जाते हैं। अलायंस हो गए तो जितने भी इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स थे, जितने भी थ्रेट्स थे वो खत्म हो गए हैं। क्या आपको 6, 7, 8वां तीनों पॉइंट याद हो गए? बोलो। मैंने एक्सपोर्टर को लगता है फॉरेन मार्केट ओपन हो रही है, ग्रो हो रही है, वो अपनी सेल को बढ़ाएगा, वो बेटर कैश फ्लो करेगा, इसके लिए ओवरसीज प्लांट लगाएगा, सेल्स ब्रांचेस बनाएगा। उसको जो इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर खत्म हो गए हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम हो गई है डिसीजन मेकिंग के अंदर, ट्रेड टैरिफ और कस्टम बैरियर्स कम हो गए हैं, अलायंस होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल दो भी थ्रेट आते थे वो कम हो गए हैं। अब बस मुझे ये पॉइंट लिखवाने हैं, 8 पॉइंट है टोटल, मुझे 8 पॉइंट लिखवाने हैं आपको। मुझे ऐसा लगता है आज के लिए इतना काफी है, अगली क्लास में मिलते हैं इन पॉइंट्स के साथ। बाय बाय बच्चों।